गाजा की मदद के लिए निकला लोगों का जत्था। नेपाल में सुशीला के खिलाफ फिर उतरेंगे जेंसी। ट्रंप पढ़ रहे शरीफ और मुनीर की शान में कसीदे। नोबेल पुरस्कार के लिए दिखी ट्रंप की तड़प। रूस की रणनीति के आगे यूक्रेन की नीति फेल। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 50। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। इजरायल के खिलाफ और गाजा की मदद के लिए दुनिया भर से आए लोगों का एक बड़ा मिशन चल रहा है, जिसे ग्लोबल सुमुद फ्लोटीला कहा जाता है, जिसमें 50 से ज्यादा नावें शामिल हैं, जिन पर 500 से अधिक लोग सवार हैं। ये लोग अलग अलग देशों से आए एक्टिविस्ट, वकील, सांसद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनमें स्वीडन की क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग, ब्राजील के थियागो एविला, स्पेन की पूर्व मेयर एडा कोला और इटली, फ्रांस, पुर्तगाल के सांसद भी हैं। ये जत्था 27 सितंबर को इटली के सिसिली द्वीप से निकला और गाजा की ओर बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य गाजा के उन लोगों तक दवाइयां, खाना और जरूरी सामान पहुंचाना है जो इजरायल हमास युद्ध के कारण भूख और बीमारियों से जूझ रहे हैं। फिलहाल ये गाजा से करीब 280 किलोमीटर दूर है। रास्ते में ग्रीस के पास इन पर ड्रोन से हमला किया गया, लेकिन एक्टिविस्ट पीछे हटने को तैयार नहीं है। इटली ने सुझाव दिया था कि मदद साइप्रस में उतारी जाए, पर उन्होंने मना कर दिया। इजरायल ने साफ कहा कि वो इन नावों को रोक लेगा और लोगों को गिरफ्तार करेगा। 2010 में ऐसे ही एक फ्लोटीला पर हमला हो चुका है, जिसमें 9 लोग मारे गए थे। स्पेन, तुर्की और पोप ने इजरायल को हिंसा न करने की सलाह दी है। ये मिशन दुनिया का ध्यान गाजा की भयानक स्थिति की ओर खींच रहा है, जहां 20 लाख लोग बुनियादी जरूरतों से वंचित है। तो वहीं नेपाल में जेंजी एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी कर रहा है। इसके लिए 9 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। राजधानी काठमांडू में होने वाला ये प्रदर्शन सुशीला कार्की की अंतरिम सरकार के खिलाफ होगा। पिछले महीने 9 सितंबर को हुए जेन जेड आंदोलन ने बड़ा असर डाला था। उन दिन हुए प्रदर्शन के बाद गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और अगले दिन पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भी पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद अंतरिम सरकार बनी और उसका नेतृत्व सुशीला कार्की को सौंपा गया। कार्की सरकार का लक्ष्य फरवरी 2026 में आम चुनाव कराना है, लेकिन जेंजी के आंदोलनकारियों की 3 मुख्य मांगे हैं। पहली, जो लोग प्रदर्शन में मारे गए उनकी सूची जारी कर उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। दूसरी, अंतरिम सरकार में युवाओं को भी भागीदारी मिले। तीसरी, उन नेताओं को जेल भेजा जाए जिनके आदेश पर जेंजी पर गोली चलाई गई थी। हालांकि जेंजी का एक गुट इस बार प्रदर्शन से दूर रहने का ऐलान कर चुका है। तनुजा पांडे और मिराज डुंगाना जैसे चेहरों का कहना है कि अब चुनाव का इंतजार करना चाहिए। बावजूद इसके 9 तारीख को काठमांडू में माहौल तनावपूर्ण रहने की आशंका है। तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिफ मुनीर इन दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करने में कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। दोनों नेता ट्रंप की इतनी खुशामद कर रहे हैं कि ट्रंप भी खुद को बड़ा अहम समझ रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में कहा कि शहबाज और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर शुरू से ही उनके साथ खड़े रहे और बहुत शानदार लोग हैं। ट्रंप ने दावा किया कि आसिफ मुनीर ने उनसे कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने का श्रेय ट्रंप को जाता है। मुनीर के मुताबिक अगर ये युद्ध होता तो इसके नतीजे बहुत खतरनाक होते और लाखों लोग मारे जाते। ट्रंप ने इस किस्से को तब दोहराया जब वह गाजा शांति योजना में अपनी भूमिका का जिक्र कर रहे थे। हालांकि भारत ने ट्रंप के इन दावों को हमेशा खारिज किया। विदेश मंत्रालय का कहना है कि मई 2025 के संघर्ष के बाद पाकिस्तान के साथ सीजफायर दोनों देशों के DGMO के बीच सीधी बातचीत से हुआ था। उस समय भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब दिया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एयरबेस को भी नुकसान पहुंचाया था। पहलगांव आतंकी हमले के बाद शुरू हुए इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान को भारी नुकसान दिया और भारत ने साफ कर दिया कि आतंकवाद का जवाब कड़ा ही होगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने दुनिया के 7 बड़े संघर्षों को खत्म कराने में अहम भूमिका निभाई है। उनका कहना है कि अगर इसके बावजूद उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया जाता तो यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा अपमान होगा। ट्रंप ने वर्जीनिया के क्वांटिको में सैन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए गाजा संघर्ष का जिक्र किया और कहा कि अब सभी अरब देश, मुस्लिम राष्ट्र और इजराइल इस योजना से सहमत हो गए हैं। बस
हमास की मंजूरी बाकी है। ट्रंप का कहना है कि अगर गाजा शांति योजना सफल होती है तो कुछ ही महीनों में उन्होंने 8 संघर्ष खत्म किए होंगे। उन्होंने गर्व से कहा कि ऐसा कोई और कभी नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने नाराजगी जताई कि नोबेल पुरस्कार शायद उन्हें नहीं मिलेगा। उनके मुताबिक ये पुरस्कार अक्सर उन लोगों को मिल जाता है जिन्होंने सिर्फ किताबें लिखी, न कि वास्तव में शांति स्थापित की। ट्रंप ने कहा कि अगर उन्हें ये सम्मान नहीं दिया जाता तो ये देश के लिए अन्याय होगा, क्योंकि यह उपलब्धि अमेरिका की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि समझौते करना उनकी खासियत है और 8 संघर्ष खत्म कराना वाकई ऐतिहासिक है। हालांकि नोबेल पुरस्कार की प्रक्रिया काफी सख्त होती है, नामांकन, लंबी जांच और फिर अक्टूबर में नतीजे घोषित किए जाते हैं। तो वहीं रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं और अब सवाल उठ रहा है कि यूक्रेन की एक्टिव डिफेंस रणनीति कामयाब है या नाकाम। इस रणनीति में सेना सिर्फ दुश्मन के हमलों का जवाब देती है, खुद आक्रामक पहल नहीं करती। वॉल स्ट्रीट जर्नल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यह नीति वियतनाम युद्ध के बाद भी फेल साबित हुई थी और अब यूक्रेन में भी कमजोर पड़ रही है। रिपोर्ट का कहना है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन नाटो की कमजोरियों को परख रहे हैं। हाल ही में रूसी ड्रोन, MiG-31 विमान और साइबर हमलों ने यूरोप की सुरक्षा में कई खामियां उजागर की। नाटो ने चेतावनी दी है कि वह हर खतरे का जवाब देने को तैयार है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ डिफेंसिव रहने से रूस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ सिरस्की पहले ही कह चुके हैं कि अब सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि आक्रामक ऑपरेशन भी जरूरी है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रीगन स्टाइल हथियार उत्पादन और मजबूत सुरक्षा ही रूस को रोकेगी। भारत के रक्षा विशेषज्ञ भी कहते हैं कि केवल डिफेंसिव रहना काफी नहीं होता। रिपोर्ट साफ इशारा करती है कि यूक्रेन को अब रणनीति बदलनी होगी, वरना रूस की बढ़त जारी रहेगी। खैर, अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।